हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल्टरनेटर, शॉर्ट सर्किट रेशियो जिसे हम बोलते हैं SCR, और वोल्टेज रेगुलेशन का मेथड हम देखेंगे। तो इससे पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था वोल्टेज रेगुलेशन, उसमें हमने कंडीशन डिराइव किया था फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो जितना भी टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप SSC जेई के लिए पढ़ रहे हो, चाहे और कोई स्टेट AE जेई के लिए पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। जो जो इंपॉर्टेंट मार्क कराती हूँ सिर्फ आप उतना पढ़ के जाइए, आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगा। तो आज का पहला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल्टरनेटर। तो इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं देखते हैं हम लोग। उससे पहले आप लोग फर्स्ट हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल्टरनेटर, और कितने टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा आज का टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल्टरनेटर, ठीक है। ऑल्टरनेटर का कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम डील करने वाले हैं। तो देखिए मोस्टली हम लोगों को छः टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में C/S लिख दूंगी ताकि दोबारा मुझे ये लिखना ना पड़े। इसे हम बोलते हैं OCC, इसे OCC भी कहा जाता है। इसे हम बोलते हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका दूसरा नाम है देखिए मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक और नाम है आखिरी सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आपको किसी भी नाम से बोल सकता है, ओपन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, या फिर मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। सेकंड जो हम पढ़ेंगे देखिए शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे SC कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोलते हैं, ठीक है। आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये हम बना देते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया जिसे हम बोलते हैं इसके पहले हम लोगों को जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होगा। जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्थ हम पढ़ेंगे देखिए लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपका फोर्थ होगा। फिफ्थ होगा एक्सटर्नल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपका सिक्स्थ जो होगा वो होगा हमारा कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मोस्टली आपको 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होगा ऑल्टरनेटर के केस में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछता है वो हम देखेंगे जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो इतना आप पहले नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, जीरो पावर फैक्टर, लोड सैचुरेशन, एक्सटर्नल लोड और कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये मैं रब कर रही हूँ, इसके नीचे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। आपको अलग से टॉपिक डालना है, हेडिंग डालना है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम बोलते हैं OCC। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ था आपसे ओपन सर्किट टेस्ट, तो ओपन सर्किट ड्रॉ करने के लिए आपको ओपन सर्किट टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। एक बार यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। तो हमारा होता है देखिए स्टेटर सर्किट, 3 फेस वाइंडिंग होता है यहाँ पर, तो ये हमने बना दिया 3 फेस वाइंडिंग। दिस इज द सेकेंड फेस, दिस इज द थर्ड फेस, ठीक है। क्योंकि ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारा ओपन सर्किट टेस्ट है, तो इसमें हम क्या करते हैं आर्मेचर के टर्मिनल को ओपन रख करके किसी भी 2 टर्मिनल में आप वोल्टमीटर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था। यहाँ से जो भी आपको मिलेगा वो हो जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज आपको मिलने वाला है। ये आपका होता है स्टेटर साइड में।
याद करिए जब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था स्टेटर साइड में हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग लगाते हैं, स्टेशनरी पार्ट होता है और 3 फेस होता है। तो यहाँ पर हमने 3 फेस वाइंडिंग बना दिया, RYB चाहे ले लें आप, चाहे ABC ले लें। और किसी भी आपको मेजर करना है वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, तो आप किसी भी 2 टर्मिनल के बीच में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली आवर वोल्ट मीटर विच विल मेजर द ओपन सर्किट वोल्टेज। अब हम देख लेते हैं रोटर साइड में। तो जैसे कि हम जानते हैं रोटर साइड में जो फील्ड है वो कनेक्टेड होता है DC सप्लाई से, और इसके बीच में हम लोगों को एक एमीटर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग ने देखा था रियोस्टेट हम एक यूज कर रहे थे, और प्लस माइनस DC सप्लाई से ये हमारा रोटर साइड, दिस इज आवर रोटर साइड। ये हमारा है फील्ड, ये हमारा DC सप्लाई देख लीजिए, ये हमारा एमीटर है जो करंट मेजर करेगा फील्ड का, और ये हमारा है रियोस्टेट। तो ये मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको पूरा लिखवा नहीं रही हूँ, सिर्फ सर्किट डायग्राम की हेल्प से मैं यहाँ पर चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपको तब तक कि ये फील्ड करंट को एडजस्ट करना है जब तक कि आपको क्या मिल जाए, रेटेड EMF से थोड़ा सा ज़्यादा ना मिल जाए। और जैसे ही रेटेड EMF से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा उस वोल्ट को आप मेजर करेंगे, वो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज देगा। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट होता है किसके किसके बीच में, देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट, कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट। क्योंकि हमने देखा था स्पीड हम लोग क्या करते हैं, रेटेड स्पीड पे चलाते हैं अपने मशीन को, अल्टरनेटर को। तो हम ये बोलेंगे द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्लॉटेड बिटवीन ओपन सर्किट वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब है रेटेड स्पीड पे हम इसको चलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा E जो है वो है ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, और IF है हमारा फील्ड करंट। ठीक है, IF हमारा है फील्ड करंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, ओपन सर्किट वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में प्लॉटिंग की जाती है, तो आप कहेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज वर्सेस दी फील्ड करंट। और यहाँ पर हम ऑल्टरनेटर को किस पे चला रहे हैं, हमारे सिंक्रोनस स्पीड पे चलाया जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंड पॉइंट देखिए हमारा, जैसे कि आप EMF इक्वेशन पढ़ रहे होंगे और मैंने भी डिस्कस किया था, वहाँ पर हमारा EMF इक्वेशन होता है 4.44 F phi नंबर ऑफ टर्न्स Kp Kd। ठीक है, ये पूरी मैंने पर फेस वैल्यू लिखी हुई है। तो अब यहाँ से आप मुझे E और phi का रिलेशन बताइए। तो हम देख रहे हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा phi बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज बढ़ेगा, EMF बढ़ेगा। और हम लोगों को पता है phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट। फील्ड करंट क्योंकि होता है ना हमारा फील्ड करंट, जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ही ज़्यादा फील्ड करंट सेटअप होगा, या फिर आप अपोजिट भी बोल सकते हैं, जितना ज़्यादा फील्ड करंट होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स सेटअप होगा वहाँ पर। तो इस इक्वेशन से हम लोगों को ये पता चलता है EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट IF। ठीक है, देख लीजिए कुछ नहीं किया है मैंने, EMF इक्वेशन यूज़ किया है 4.44 F phi n Kp Kd। यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi and phi is directly proportional to IF, so we can say that E is directly proportional to IF, so there will be a linear relationship between E and IF. In x-axis we will consider the field current IF in ampere। ठीक है, यहाँ पर हम y एक्सिस में क्या कंसिडर करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो I can say that before saturation there will be a linear relationship between open circuit voltage and field current। ठीक है, बिफोर saturation।
लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी सैचुरेशन होता है तो आई कैन से दैट आफ्टर सैचुरेशन देयर विल बी अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो यहाँ से हमारा जो फिगर बनेगा देख लीजिए, हमारा जो ग्राफ बन के आता है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, यानी कि पहले तो बिल्कुल लीनियर रहा, फिर उसके बाद सैचुरेशन होने के बाद मैग्नेटिक सर्किट सैचुरेट हो जाता है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको दिखाई देगा। तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये चीज़ मैंने डिस्कस किया था। इवन आप जब वोल्टेज रेगुलेशन मेथड पढ़ेंगे या फिर शॉर्ट सर्किट रेशियो पढ़ेंगे, देन वहाँ पर भी आप लोगों को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसे आपको अच्छे तरीके से समझना है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि इससे जो टेंजेंट लाइन बनता है उसे हम बोलते हैं एयर गैप लाइन, एयर गैप लाइन। तो देख लीजिए ये कंप्लीट ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स आपका बनता है, प्लॉटिंग है ये। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और जो जो पॉइंट्स मैंने लिखाया है उतना आप बस नोट करिए, आपको कोई भी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ मैं रब कर रही हूँ। सेकेंड हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूंगी वो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए देख लेते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसा कि हम लोग देखे थे शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप लोगों को सर्किट डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये हमारा मैंने ड्रॉ कर दिया स्टेटर साइड, 3 फेस वाइंडिंग है क्योंकि, तो 3 फेस वाइंडिंग मैंने ड्रॉ कर लिया है क्योंकि तीनों बैलेंस्ड है। तो ये हमारा करंट जो भी फ्लो होगा आर्मेचर करंट तीनों से ही वो इक्वल होता है। तो आप किसी भी एक टर्मिनल में लगा करके किसी भी एक फेस में करंट को मेजर कर सकते हो और तीनों ही टर्मिनल को आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड। ये आपका कौन सा साइड हो जाएगा, दिस इज आवर स्टेटर साइड, दिस विल बी आवर स्टेटर साइड। फिर रोटर साइड हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो रोटर साइड तो सिंपल एज इट इज बनेगा, ये हमारा फील्ड हो जाएगा, देख लीजिए ये हमारा हो जाएगा रियोस्टेट, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फील्ड करंट को एडजस्ट कर सकते हैं और रेस कर सकते हैं। 150 to 200% तक हम लोगों ने देखा था रीच किया जाता है, मतलब लगभग फुल लोड के 150 to 200%। यहाँ पर हम एक एमीटर लगा देंगे और ये हमारा हो जाएगा, देख लीजिए डीसी सप्लाई। तो दिस इज आवर डीसी सप्लाई एंड दिस इज आवर रियोस्टेट, दिस इज आवर फील्ड। और ये पूरा हमारा क्या है, दिस इज आवर रोटर साइड, ये हमारा है रोटर साइड। और ये कंप्लीट हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। ठीक है, इतना है हमारा। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था, हम लोग फील्ड करंट को इतना एडजस्ट करते हैं, जैसे ही हमारा फुल लोड आर्मेचर करंट 150 to 200% रीच कर देता है, तो उस ड्यूरेशन में करंट जो फ्लो होता है वो हम लोग लेते थे ISC। तो यहाँ पर मैं डिफाइन करती हूँ ISC को, दिस इज आवर शॉर्ट सर्किट करंट, दिस इज आवर शॉर्ट सर्किट करंट, और ये हो जाएगा हमारा फील्ड करंट जिसे हम IF बोलते हैं, और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं प्लॉट करूं तो ये हमारा होता है ISC वर्सेस IF के बीच में, और हमारा रेटेड स्पीड में
ऑल्टरनेटर को हम रोटेट करते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, अब जैसे कि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, लीनियर रिलेशनशिप आता है जब टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। तो जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे लीनियरली हमारा शॉर्ट सर्किट करंट भी विद रिस्पेक्ट टू IF लीनियर इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, दिस इज आवर IF, दिस इज आवर ISC, और ये हमारा हो जाएगा लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आया इतनी बात, ठीक है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट आपको लिखना है, नोट पॉइंट आपको ये लिखना है कि ISC लैग करेगा हमारा E से बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर बोलेंगे 0 पावर फैक्टर ZPF लैग कंडीशन, ठीक है। 0 पावर फैक्टर लैग कंडीशन, यानी कि आप ये बोल सकते हैं द पावर फैक्टर एंगल अंडर द शॉर्ट सर्किट कंडीशन, द पावर फैक्टर एंगल अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन इज ZPF लैग, 0 पावर फैक्टर लैग। और एक बार ध्यान करिए, जब आर्मेचर रिएक्शन में आपसे डिस्कस कर रही थी तो वहां पर मैंने बताया था पूरा कंसेप्ट आर्मेचर रिएक्शन का। ऑल्टरनेटर अगर मान लीजिए 0 पावर फैक्टर लैग पे वर्क करता है तो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट कैसा होता है? इफेक्ट हमारा होता है प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन। आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। डीमैग्नेटाइजिंग नेचर का था हमारा, क्योंकि अब डीमैग्नेटाइजेशन में हम देखे थे फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, कम होता है। फ्लक्स जितना ज़्यादा कम होता है, ई हमारा कम हो रहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए ऑल्टरनेटर को हमें कैसा करना पड़ रहा था, ओवर एक्साइटेड करना पड़ रहा था। तो ये पूरा कंसेप्ट आ गया हमारा, देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट का, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स का। इतना समझ में आया? देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स, 0 पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट है, ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है। ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में प्लॉटिंग की जाती है, या फिर जब आप वोल्टेज रेगुलेशन मेथड पढ़ेंगे तब वहां पर आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी पोर्टियर ट्राइंगल के केस में। तो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ZPF, जिसे हम बोलेंगे 0 पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं ये किसके किसके बीच में प्लॉट होता है। तो यहाँ पर ये प्लॉटिंग होती है ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्मिनल वोल्टेज V वर्सेस फील्ड करंट, टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट, कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, N कांस्टेंट, आर्मेचर करंट कांस्टेंट, एंड वन मोर थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, पावर फैक्टर इज ZPF लैग, इसीलिए इसका नाम है 0 पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम ZPF लैग कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्लॉटेड बिटवीन V इज द टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस द फील्ड करंट, कीपिंग स्पीड कांस्टेंट, IA कांस्टेंट, एंड पावर फैक्टर रिमेन्स ZPF लैग। ZPF लैग का मतलब क्या है यहाँ पर, ये समझ लीजिए। V is the terminal voltage and IF is the field current, and here power factor is ZPF lag। इसका मतलब ये है कि a pure inductive load is connected, a pure inductive load is connected across the armature winding,
और फील्ड करंट को हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। द फील्ड करंट इज एडजस्टेड अंटिल द फुल लोड आर्मेचर करंट इज फ्लोइंग। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, द फील्ड करंट IF is adjusted so that until the full load armature current is flowing। जब तक कि फुल लोड आर्मेचर करंट फ्लो ना हो जाए तब तक ये हम लोगों को फील्ड करंट को एडजस्ट करना है और हमारा ऑल्टरनेटर को ड्रिवन करना है किस स्पीड पे, दी ऑल्टरनेटर इज ड्रिवन एट रेटेड स्पीड। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल करके आता है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलेंगे हमारा ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस में IF हमने रखा, y एक्सिस में टर्मिनल वोल्टेज V रखा और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें कुछ इस तरीके से मिलता है जिसे हम बोलते हैं ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स। देख लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसे बोलते हैं। नोट डाउन करिए अच्छे तरीके से, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब आप इसे पढ़ लिए तो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप ऑटोमेटिकली याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सिर्फ जो चेंजेस आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पर आएगा हमारा फोर्थ हमारा आएगा टॉपिक लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फोर्थ आप हेडिंग डालिए लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये किसके किसके बीच में प्लॉट करते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। ये भी प्लॉटिंग होता है, देखिए टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट के बीच में ही होता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि आपका स्पीड तो कांस्टेंट होता है, आर्मेचर करंट भी कांस्टेंट होता है और वहाँ पर हमारा ZPF में पावर फैक्टर क्या होता था, ZPF लैग, लेकिन यहाँ पर हम रखते हैं कांस्टेंट। यानी कि पर्टिकुलर पावर फैक्टर पे ये हम इसको चलाया जाएगा। 0.8 लीड हो सकता है, 0.8 लैग हो सकता है, 0.6 लीड हो सकता है, 0.6 लैग हो सकता है। तो इस तरीके का पावर फैक्टर हमारा कांस्टेंट होगा और जो भी हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस IF का ग्राफ मिलेगा उसे ही हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बना दे रही हूँ, देख लीजिए। ये हो जाएगा हमारा IF, ये हो जाएगा हमारा V। देखिए यहाँ पर से हम स्टार्ट करते हैं, ऐसे बनाए कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए बहुत सारा। मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं UPF से, तो हमारा बीचों बीच वाला क्या हो जाएगा, UPF का केस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 0.8 पावर फैक्टर लैग, ये हो जाएगा हमारा 0.8 पावर फैक्टर लैग, ये हो जाएगा हमारा, ऐसे करते करते यहाँ पर हमारा ZPF लैग आ जाएगा, डैश डैश डैश। ये हो जाएगा 0.8 पावर फैक्टर लीड, 0.6 पावर फैक्टर लीड और ये डैश 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 ZPF लीड। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा। ये आप फील्ड करंट कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, मान लीजिए 2 एम्पियर अगर आपने कंसिडर किया है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा पूरा हो जाएगा लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे लैग नीचे लिख दिया और कैसे लीड नीचे लिख दिया है। तो ऑल्टरनेटर के केस में, लैग के केस में हमारा क्या ओवर एक्साइटेड होता है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नीचे वाला हमारा क्या है, लैग का केस है और ऊपर वाला हमारा लीड का केस है। ठीक है, प्लॉटिंग है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता, तो इतनी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए।
और उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे देगा और पूछेगा ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर लैग वाला रीजन कौन सा और लीड वाला रीजन कौन सा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे MCQs क्वेश्चन तो हो सकता है आपको देखने को मिले। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम आएंगे एक्सटर्नल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स पे। एक्सटर्नल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम आएंगे। तो फिफ्थ वाला हम ड्रॉ करते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आओगा, सिर्फ इसे याद करना है और ज़्यादा कुछ इसमें समझने का नहीं है, सिर्फ किसके किसके बीच में प्लॉटिंग होती है वो आपको समझना है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स डालिए, एक्सटर्नल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। The fifth characteristics is the external load characteristics. External load characteristics, where I can say external characteristics is plotted between V versus the armature current, keeping the speed constant, keeping the field current constant, and keeping the power factor constant। तो जो ग्राफ मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ हो जाएगा। बना लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए, कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। मार्किंग कर लेते हैं। अगर आप ये UPF लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.8 पावर फैक्टर लैग, 0.6 पावर फैक्टर लैग, डैश 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 ZPF लैग। सिमिलरली ये हो जाएगा 0.8 पावर फैक्टर लैग, 0.6 लीड, 0.6 पावर फैक्टर लीड एंड ZPF लीड। तो ये हमारा जो ग्राफ मिलेगा और ये हो जाएगा हमारा E, ओपन सर्किट वोल्टेज E। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा देख लिया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा बनता है कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हम देखेंगे हमारा प्लॉटिंग किसके किसके बीच में हो रहा है। ओके, तो ये हो जाता है हमारा कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट है, लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। आई होप ये आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार होती है हमें चीज़ें याद भी रखनी पड़ती है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज, छठा था हमारा कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, so I can say compounding characteristics is plotted between field current versus armature current, keeping speed constant, power factor constant and V constant। तो हमारा जो ग्राफ मिलेगा देख लीजिए, उसे हम बोलेंगे कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये हो जाएगा हमारा IA, दिस इज आवर IF, फील्ड करंट है हमारा ये, ठीक है, दिस आवर फील्ड करंट। और ग्राफ हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा ग्राफ। तो यहाँ पर हम नेमिंग कर लेते हैं। थोड़ा लैगिंग लीडिंग इधर हो सकता है, वो चीज़ आप लोगों को देख लेनी है। ये हो जाएगा, अगर मैंने UPF लिया है इसे, तो ये हो जाएगा 0.8 पावर फैक्टर लैग, 0.6 पावर फैक्टर लैग, 0.4 पावर फैक्टर लैग एंड ZPF लैग। तो यहाँ पर लैग आ रहा है और यहाँ पर इस केस में लीड आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.8 पावर फैक्टर लीड, 0.6 पावर फैक्टर लीड एंड ये हो जाएगा ZPF लीड का केस। तो यहाँ पर ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने देखिए बताया है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आया हुआ है प्रीवियस ईयर में।
सिर्फ आपको एसएससी जेई से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करना है फ्रेंड। देखिए जितने भी पीएसयू है या फिर स्टेट एई जेई है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मान के चल रहे हैं कि आपको कंप्लीट करना है एसएससी अपने जेई 2020 के पहले, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट रेशियो जिसे हम बोलते हैं एससीआर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एससीआर, उसे हम देखने वाले हैं। तो एससीआर क्या होगा ये पहले देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वोल्टेज रेगुलेशन का मेथड्स, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन का मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ तक आपने अगर देख लिया है तो यहाँ नेक्स्ट आपका हेडिंग रहेगा शॉर्ट सर्किट रेशियो। शॉर्ट सर्किट रेशियो जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ये मैं रब कर लेती हूँ। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह कई बार पूछता है, अगर आप डीसी इवन डीसी मशीन भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी जरूर से पूछता है। इवन इंटरव्यू में भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एप्लीकेशन पार्ट पे और कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट्स पे पूछा जाता है, क्योंकि जब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं पता रहेगा तो आप एप्लीकेशन कैसे जानेंगे कि इस मोटर पर्टिकुलर मोटर या जनरेटर का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। देख लीजिए। इसके बाद हम डालते हैं अपना हेडिंग शॉर्ट सर्किट रेशियो जिसे हम बोलते हैं एससीआर, जिसे हम बोलेंगे एससीआर। नेक्स्ट शॉर्ट सर्किट रेशियो जिसे हम शॉर्ट में एससीआर। तो अगर एससीआर आपको दिखाई दे तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एससीआर नहीं है जहाँ पर हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ते थे, ये हमारा मशीन वाला है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट रेशियो। तो पहले हम डेफिनेशन इसका देख लेते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इससे कैसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ लिखिए एससीआर इज इक्वल टू द फील्ड करंट required to generate the rated open circuit voltage, ठीक है, divided by the field current on open circuit, the field current required to generate the short circuit current, जिसे हम बोलेंगे ISC। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है पहले ये हम देख लेते हैं। द फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू जनरेटेड द रेटेड वोल्टेज under open condition and divided by the main field current required to produce the armature current under short circuit condition। मतलब वही है, यहाँ पर आप सिर्फ एक टर्म ऐड कर लीजिए मेन, यानी कि डेफिनेशन हमारा क्या बनेगा। The main field current required to generate the open circuit voltage on open circuit divided by the main field current required to generate the short circuit current। थोड़ा सा अभी स्टेटमेंट देखिए कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है पहले ये हम देख लेंगे, इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए फिर मैं बताती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होता है। फर्स्ट आप हेडिंग मार्क कर लीजिए और इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिएगा। शॉर्ट सर्किट रेशियो जिसे हम बोलते हैं एससीआर। ये हमारा एससीआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला नहीं है जहाँ पर हम पढ़ते थे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये हमारा एससीआर है। मशीन के केस में आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसका हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, छोटा सा पार्ट है, इसे आपको समझना है। तो ये हो जाएगा एससीआर, इसका डेफिनेशन है द मेन फील्ड करंट required to generate, यहाँ नीचे लिखती हूँ मैं क्योंकि वहाँ पर मुझे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। required to generate the rated voltage on open circuit
डिवाइड में द मेन फील्ड करंट required to generate the rated armature current on short circuit. इतना पहले आप डेफिनेशन समझिए अच्छे से देखिए, क्योंकि कई बार आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये डेफिनेशन दे देता है और इससे ही बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और मशीन को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड पे ही रोटेट कराएंगे, तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। उसके बाद हम जो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करके ओसीसी और एससी हम प्लॉट किए थे, वही हमें अभी यहाँ पर प्लॉट करना है। ठीक है, वही चीज़ आपको अभी प्लॉट करना है और इसके बाद आपको ग्राफ शो करना है। लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए ग्राफ मैं बनाती हूँ। तो फिर से मैं क्या करूँगी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँगी। इस एक्स एक्सिस में मैं फील्ड करंट आई एफ प्लॉट करूँगी और यहाँ पर मैं प्लॉट करूँगी, देख लीजिए, ओपन सर्किट वोल्टेज जिसे हम E बोल रहे थे, और शॉर्ट सर्किट करंट जिसे हम I बोल रहे थे। ये दोनों ही एक्सिस में, एक ही एक्सिस में हम ये प्लॉटिंग करेंगे। जैसा कि ग्राफ आपको पता है, ये हमारा हो जाएगा OCC कर्व और ये हमारा हो जाएगा SC कर्व। ठीक है, ये हमारा हो गया, दिस इज आवर OCC एंड दिस इज आवर SC। नीचे लेकर के जाते हैं हम, एक पर्टिकुलर हम लोगों को फील्ड करंट में ही लेना है, तो ये हो जाएगा IF1 IF2। IF1 IF2 नेमिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा O A B C। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको प्लॉटिंग करनी है। स्ट्रेट लाइन है, आप लोग स्केल से ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ओके, देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा D पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा E पॉइंट। तो ये पहले आप ग्राफ ड्रॉ करिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या हमारा SCR होगा, शॉर्ट सर्किट रेशियो होगा हमारा। यहाँ से हमारा जो SCR बनेगा, देख लीजिए, इज इक्वल टू IF1 अपॉन में IF2। देखिए ये शॉर्ट सर्किट रेशियो है, तो कभी भी इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। फील्ड करंट IF1 डिवाइडेड बाई IF2, और IF1 हमारा क्या है, OA है, IF2 क्या है, OD है। ठीक है, अगर आप सिमिलर ट्राइंगल देखेंगे तो ये छोटे वाले ट्राइंगल और फिर बड़े वाले ट्राइंगल को आप कंसिडर करिए, OBA OED। तो इसमें हम लोगों ने पहले छोटा वाला कंसिडर किया है, बेस OA अपॉन में OD। सिमिलरली इसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर वाला इक्वल टू AB अपॉन में क्या करना पड़ेगा, DE, और AB हमारा तो AB ही है, D को जब आपने एक्सटेंड किया है तो ये हो जाएगा AC के बराबर। देख लीजिए, मैंने क्या किया है, शॉर्ट सर्किट रेशियो को मैंने डिफाइन किया है। देखिए, द मेन फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू जनरेट द रेटेड वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट। तो ये मैंने ये वाला पॉइंट ओपन सर्किट पे लेके गई हूँ, C पॉइंट, जिसे मैं बोल रही हूँ IF1, डिवाइडेड बाय द मेन फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू जनरेट द रेटेड आर्मेचर करंट ऑन शॉर्ट सर्किट। तो IF2 मैंने शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स पे लिया हुआ है, जिसे ED है और IF2 है। इतना समझ में आया। अब ये IF1 किसके बराबर है, OA के बराबर है, IF2 OD के बराबर है। OA किसके बराबर है, या जब सिमिलर ट्राइंगल आप देखेंगे मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी, तो OA अपॉन में AD इक्वल टू AB अपॉन में DE लेते हैं, और ये D किसके बराबर है, AC के बराबर है। ये सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट है।
सिमिलर ट्राइंगल। इसको मैं क्या करती हूँ, अब 1 अपॉन में AC अपॉन में AB लिख लेती हूँ। AC अपॉन में AB मैंने लिख लिया है और ये चीज़ मैंने अब रब कर रही हूँ। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, आपके मेंस में भी पूछा जाता है और 1-2 मार्क्स में आपका हो सकता है क्वेश्चन MCQs भी बन जाए। यहाँ से मुझे ये बताइए, जब मैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस डिस्कस कर रही थी आपसे, तो मैंने ZS क्या बताया था, ओपन सर्किट वोल्टेज बाय शॉर्ट सर्किट करंट कीपिंग द फील्ड करंट कांस्टेंट एट द सेम फील्ड करंट। ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट एट सेम फील्ड करंट, यही कहा था मैंने, सेम फील्ड करंट। तो ये वाला हमारा देख लीजिए, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ABC, ये पॉइंट हमारा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लॉटिंग है B, और C वाला पॉइंट हमारा क्या है, ओपन सर्किट में प्लॉटिंग है, यानी कि सेम फील्ड करंट IF1 पे हम कंसिडर कर रहे हैं इस वाले को। तो यहाँ से हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज क्या हो जाएगा AC, अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट क्या हो जाएगा AB, जिसे हम बोल रहे हैं ZS। देख लीजिए, देख लिए, यहाँ से जो हमारा शॉर्ट सर्किट रेशियो निकल के आएगा वो हो जाएगा SCR इज इक्वल टू 1 अपॉन ZS, 1 अपॉन में ZS आएगा। ठीक है, इसे मैं रब कर दे रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला। शॉर्ट सर्किट रेशियो इज इक्वल टू, शॉर्ट सर्किट रेशियो इज इक्वल टू, सॉरी वहाँ पर मैंने शायद यूनिट बोला तो नहीं होगा, लेकिन इसकी यूनिट 1 अपॉन ZS का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा, देख लीजिए। और इसे SCR 1 अपॉन ZS सैचुरेटेड भी लिखा रहता है कई बुकों में, या फिर एडजस्टेड बोलते हैं। ठीक है, सैचुरेशन को कंसिडर किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग आवर SCR। तो 1 अपॉन ZS सैचुरेटेड, 1 अपॉन ZS एडजस्टेड पर यूनिट। देखिए ये पर यूनिट में हमारी वैल्यू, तो तब कोई भी इसकी यूनिट नहीं होगी, पर यूनिट में हमारी यूनिट नहीं होगी। अगर ZS हमारा पर यूनिट में है, SCR हमारा पर यूनिट में है, तो कोई भी वैल्यू इसकी नहीं होगी। ठीक है, मतलब हम लोगों को पर यूनिट सिस्टम को कंसिडर करते हुए जाना है, यूनिट वगैरह कुछ भी नहीं लेना है। तभी आप इसकी वैल्यू देखेंगे 0.5 0.75 समथिंग SCR की वैल्यू होती है, पर यूनिट में गिवन रहता है। अगर यहाँ पर मैं ये कह दूं कि हमारा RA नेग्लेक्टेड है, RA नेग्लेक्टेड है, उस केस में हमारा SCR हो जाएगा 1 अपॉन XS सैचुरेटेड या फिर एडजस्टेड। ठीक है, 1 अपॉन। तो कई बार आपको ये क्वेश्चन, ये इस फॉर्मूला पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरीके का ऑप्शन दिया जाता है और ये ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। अगर ZS होगा तो आपको ZS लिखना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेस रहता है, जो सैचुरेटेड रहता है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये पूरा हमारा स्टोरी हो गया SCR का। अब इस पे भी हम लोगों को 2-3 नोट पॉइंट लिखना है, वो अभी आप लिख लीजिए। वैल्यू मैं लिखवा देती हूँ, लेकिन एग्जाम में कभी भी वैल्यू नहीं पूछता है। हाई स्पीड टर्बो अल्टरनेटर के लिए कितना होता है और लो स्पीड सेलिएंट पोल जनरेटर के लिए कितना होता है। ठीक है, तो इसका मैं रेंज लिखवा दे रही हूँ, रेंज लिखवा दे रही हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। फिर भी अगर कहीं कोई एग्जाम में डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है तब आपसे बन जाना चाहिए, तब आपसे बन जाना चाहिए। शॉर्ट सर्किट रेशियो SCR फर्स्ट पॉइंट फॉर हाई स्पीड टर्बो अल्टरनेटर, हाई स्पीड टर्बो अल्टरनेटर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिलिंड्रिकल रोटर बोलते हैं। क्योंकि जब हम लोगों कंस्ट्रक्शन देखे थे तब हम लोगों ने देखा था टर्बो जनरेटर में हमारा स्पीड बहुत हाई होता है, जो कि सिलेंड्रिकल रोटर में होता है। SCR का हमारा जो रेंज आता है वो 0.5 से लेके 0.75 तक होता है। दिस इज आवर फर्स्ट नोट पॉइंट। सेकेंड नोट पॉइंट हो जाएगा SCR फॉर लो स्पीड
लो स्पीड सेलिएंट पोल ऑल्टरनेटर, ठीक है। इसका रेंज आप लिख लीजिए, बट रेंज से क्वेश्चन जरूरी नहीं है, आपसे पूछा जाएगा। इसका रेंज हमारा हो जाता है SCR इज इक्वल टू 1.0 से लेके 1.5। तो ये सारी पर यूनिट वैल्यू है, देख लीजिए पर यूनिट वैल्यू है। ये 2 पॉइंट है हाई स्पीड ऑल्टरनेटर के लिए और सिलेंड्रिकल रोटर के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 से लेके 0.75 तक। सेकेंड हमारा लो स्पीड सेलिएंट पोल ऑल्टरनेटर के लिए 1.0 से लेके 1.5 तक इसका रेंज होता है। तो ये आपका पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं लिखवा दे रही हूँ। अगर किसी एग्जाम में डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली वो चीज़ आपसे बनना चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से वो हम देख लेते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट रेशियो से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपको अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखाया उससे आएगा, या फिर जो मैं अब लिखवाने जा रही हूँ उससे आएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए नोट पॉइंट। फर्स्ट नोट पॉइंट आपको ये लिखना है, SCR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप लेंथ। एयर गैप लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, साइज होगा ऑल्टरनेटर का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट वेट होता है ये, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा पी सिंक्रोनाइजिंग, जो मैं अभी बाद में आपसे डिस्कस करूंगी, और हमारा SCR प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी या फिर एक्साइटेशन के। तो इतना पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी SCR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप लेंथ, साइज, कॉस्ट, पी सिंक्रोनाइजिंग जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी एंड एक्साइटेशन। सेकेंड नोट पॉइंट, SCR is inversely proportional to armature reaction and also inversely proportional to voltage regulation। देखिए ये कुछ कंक्लूजन है SCR का, वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको नोट डाउन करा दे रही हूँ क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कैसे आता है वो भी आप देख लीजिए। इसमें मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारा जितना ज़्यादा एक्साइटेशन होगा, अ हाईली स्टेबल ऑल्टरनेटर विल हैव अ हाई SCR, अ लो स्टेबिलिटी ऑल्टरनेटर विल हैव लो SCR। सेकेंड पॉइंट, एन ओवर एक्साइटेड ऑल्टरनेटर विल हैव हाई SCR, अंडर एक्साइटेड ऑल्टरनेटर विल हैव लो SCR। सिमिलरली जितना ज़्यादा एयर गैप लेंथ होगा उतना SCR होगा, जितना ज़्यादा हमारा फिर साइज होगा, साइज के हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, और फिर ये पूरा हमारा रिलेशन आता है। तो ये हमारा कंक्लूजन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए इन केस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट रेशियो। इससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बट अगर मैं थ्योरी की बात करूँ फ्रेंड्स तो देखिए इससे ज़्यादा आपको थ्योरी इस टॉपिक से नहीं पढ़ना है। मेन आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, सेकंड फॉर्मूला पढ़ना है, थर्ड अगर वो वैल्यू याद रख सकते हैं तो पढ़ लीजिए, बाकी कोई इशू नहीं है, और फोर्थ आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो ये हमारा टॉपिक देखिए ख़त्म होता है शॉर्ट सर्किट रेशियो का। उसके बाद हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन मेथड्स। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद मैं डिस्कस करूँगी वोल्टेज रेगुलेशन का क्या क्या मेथड्स है, ठीक है। ये मैं रब कर दे रही हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ रब कर दे रही हूँ, देख लीजिए, एक एक पॉइंट अच्छे से लिखिएगा आप लोग, और इस पर आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। इससे रिलेटेड SCR से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके वनडे एग्जामिनेशन में, खास करके प्री में पूछा जाता है, मेंस में तो ये फिर भी नहीं पूछा जाता, लेकिन प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए, आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और सिंक्रोनस मशीन का ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलेंगे वोल्टेज रेगुलेशन मेथड्स। वोल्टेज रेगुलेशन मेथड्स इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, VVIP, ज़रूर से क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से आप लोगों के प्री पेपर में।
मेंस पेपर में हम लोगों को उतना ज़्यादा नहीं आता है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है। वोल्टेज रेगुलेशन मेथड स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल करा देती हूँ वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन नो लोड वोल्टेज फ्रॉम नो लोड वोल्टेज टू फुल लोड वोल्टेज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड वोल्टेज। इसे ही हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ पर हमारा E है जिसे हम E0 भी बोल सकते हैं। ये है हमारा नो लोड वोल्टेज और V है हमारा फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज। जैसा कि हम लोगों ने देखा था हमारे ऑल्टरनेटर के केस में वोल्टेज रेगुलेशन आता है 30 से लेके 40% तक ये होता है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब वहाँ पर आप देखेंगे 30 to 40% ऑल्टरनेटर के केस में वोल्टेज रेगुलेशन आता है, जो कि हम ये कंक्लूजन निकाले थे, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटर is very high compared to transformer of equivalent rating। अगर एक इक्विवेलेंट रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर है और ऑल्टरनेटर है तो डेफिनेटली वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटर का ज़्यादा होगा, इज़ वेरी हाई। तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो मैं डिस्कस करना चाहती थी बिफोर स्टार्टिंग दी वोल्टेज रेगुलेशन मेथड्स। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली 3 मेथड पढ़ना होता है, लेकिन 5 मेथड होते हैं जिसमें हम 3 सिर्फ डिस्कस करेंगे क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ रेंज में लिखवा दूंगी। तो पहला हम देखेंगे सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। Synchronous impedance method, this is our first method। Synchronous impedance method, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिम भी बोला जाता है, SIM मेथड। इसको हम EMF मेथड भी बोलते हैं, EMF मेथड। Synchronous impedance method is also called the method। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा MMF मेथड, जिसे हम और क्या बोलते हैं, एम्पियर टर्न मेथड। ठीक है, एम्पियर टर्न मेथड। ये सिर्फ मेथड अभी मैं आपसे लिखवा रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, एक एक करके डिटेल्स में हम बात कर लेंगे। थर्ड, जीरो पावर फैक्टर, जिसे हम ZPF मेथड कहते हैं, या फिर पोर्टियर ट्रायंगल मेथड कहते हैं। पोर्टियर ट्रायंगल मेथड साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। फोर्थ हमारा है सैचुरेटेड सिंक्रोनस मेथड, और लास्ट हमारा है ASA मेथड, जिसे हम बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड। ठीक है, ये हमारे जनरली 4 मेथड है, 5 मेथड है जो हम लोगों को डिस्कस करना है। अमेरिकन एसोसिएशन मेथड, जिसे हम बोलते हैं ASA मेथड। उसके बाद आप लोगों को एक एक करके मैं डिस्कस करूंगी कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड, ये हम आपके अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ मैं तो ये हम लोगों के फर्स्ट 3 जो मैंने लिखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 आपसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका रेंज बताइए, मतलब किस में सबसे ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन होता है, किस में सबसे कम होता है, और ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये देख लीजिए, EMF मेथड इम्पॉर्टेंट है, MMF मेथड इम्पॉर्टेंट है, इसे क्यों हम EMF बोलते हैं, MMF मेथड बोलते हैं, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, अभी हम अपना फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था 5 मेथड होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट हम मेथड देखेंगे
सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। तो सबसे पहले तो आप ये टॉपिक डाल लीजिए, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं ये देख लीजिए। इसे SIM भी कई बुक में लिखा रहता है और कई बुक में इसे EMF मेथड भी लिखा रहता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये एक वोल्टेज रेगुलेशन मेथड करने का, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने का ये मेथड है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो मैं आपसे डिस्कस कर दूंगी। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले 2-3 पॉइंट समझना है। इस मेथड में हम इन दिस मेथड इसमें क्या होता है, हम लोगों को ड्रॉप कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप लीकेज को हम लोग मेनली कंसिडर करते हैं। तो इसमें हम बोलेंगे द ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज अ ड्रॉप ड्यू टू, पहले लिख लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। द ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन is considered as a drop due to additional leakage reactants. That means the entire drop is due to the leakage reactants। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए इन दिस मेथड, इस मेथड में हम लोगों का क्या होता है, जो भी ड्रॉप होता है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन उसको हमें कंसिडर करना रहता है ड्यू टू एडिशनल लीकेज रिएक्टेंस। यानी कि जितना भी एंटायर ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर हमारा, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है लीकेज रिएक्टेंस की। यही बस आपको पॉइंट समझना है, लीकेज रिएक्टेंस की वजह से हो रहा है यहाँ पर हमारा ड्रॉप। और हमारा लीकेज रिएक्टेंस हम क्या बोलेंगे, सेकंड पॉइंट, द लीकेज रिएक्टेंस इज अ वोल्टेज फेनोमेना। क्योंकि लीकेज रिएक्टेंस किसकी वजह से होता है, एक वोल्टेज फेनोमेना है। सो इस दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड EMF मेथड। Hence this method is known as EMF मेथड। इस मेथड को हम EMF मेथड भी बोलते हैं। तो देखिए इस टाइप से हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है, हम लोगों को ये बोलेगा EMF मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड। तो EMF मेथड को हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या हम लोगों का ग्राफ बनने वाला है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। देख लीजिए, अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वहां पर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाइए और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने कैसे प्लॉट किया था वो देखिए, उसके बाद आप चीज़ें याद कर सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा स्ट्रेट बना लीजिए इसको। ये अब आपको पता होना चाहिए हम लोग एक्स एक्सिस में क्या लिए थे, दोनों ही केस में हम लोगों ने फील्ड करंट लिया हुआ था, फील्ड करंट कंसिडर किया था। और इसमें हम लोगों ने क्या किया था, ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट। देख लीजिए, ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए बन रहा था OCC, इसे हम बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक हम पर्टिकुलर क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फील्ड करंट IF पे हम वैल्यू को कंसिडर करते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को, यानी कि यहाँ वाला हम ओपन सर्किट वोल्टेज लेंगे एंड शॉर्ट सर्किट करंट लेंगे। तब हमें क्या मिल रहा था, सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू हम लोगों को मिल रही थी, ठीक है, याद करिए। उसके बाद हमारा इस वाले मेथड में एक और ग्राफ आपको देखने को मिलेगा और जिसे हम नाम दे देते हैं, देख लीजिए, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ठीक है, स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। ये हमारा इम्पीडेंस का ग्राफ होगा, जहां पर मैं बोलूँगी AB हमारा क्या है,
अनसैचुरेटेड इम्पिडेंस है। यहाँ पर अभी देखिए कोई भी सैचुरेशन नहीं आया, उसके बाद हमारा सैचुरेशन, जैसे जैसे फील्ड करंट अब बढ़ाएंगे सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारा होगा अनसैचुरेटेड इम्पिडेंस, और हमारा जो BC वाला पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड इम्पिडेंस, सैचुरेटेड इम्पिडेंस। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा अगर आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए तो प्री में सिर्फ आपको इतना पूछेगा कि इम्पिडेंस मेथड किसको बोलते हैं, सिंक्रोनस EMF मेथड को बोलते हैं, और इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे और भी देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, तब तक अभी आप ये नोट डाउन करिए पूरा चीज़ जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद मैं ये समझाऊंगी कि सिंक्रोनस इम्पिडेंस मेथड को पेसिमिस्टिक मेथड क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिए, सिंक्रोनस इम्पिडेंस ZS इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, लेकिन ये होना चाहिए कौन से, एट अ सेम फील्ड करंट, तो ये हम बोलेंगे एट सेम फील्ड करंट। इस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं सिंक्रोनस इम्पिडेंस। अगर मैं ग्राफ से देखूं तो ग्राफ हमारा हो जाएगा, देख लीजिए AB, हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा ये पॉइंट को हम मान लेते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, और ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट, ये पॉइंट, ठीक है। तो इसे नाम दे दीजिए कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ठीक है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। तो जो हमारा AC है वो हो जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज, और हमारा जो BC है वो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट, तो ये हो जाएगा हमारा EOC अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट। इतना देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चीज़ें। उसके बाद हम लोगों को सैचुरेशन और अनसैचुरेटेड की कंडीशन लेनी पड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं इस मेथड में हम लोग दो तरीका का कैलकुलेट कर रहे हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पर हमारा हमेशा क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड इम्पिडेंस ज़्यादा होगा सैचुरेटेड के केस में, और हम ये बोल सकते हैं, ये मैं देखिए चीज़ें रब कर दे रही हूँ, आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा। सिर्फ इतना भी पढ़ के जाएंगे ना तो आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये मैं मिटा रही हूँ। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है देख लीजिए, फिर जब हम MCQs क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पर आपको अच्छे से और चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन कभी भी मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि सिर्फ आप MCQs क्वेश्चन को रट करके मत जाइए, क्योंकि अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे वो नहीं बनने वाला है। इसीलिए कभी भी आप अच्छे से थ्योरी पढ़िए, उसके बाद ही MCQs क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा ZS अनसैचुरेटेड इज ग्रेटर देन ZS सैचुरेटेड। ZS सैचुरेटेड से हमेशा ज़्यादा होता है अनसैचुरेटेड वाला केस, और जैसा कि हम जानते हैं रेगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ZS के। अगर नहीं जानते तो ये समझ लीजिए कि रेगुलेशन डायरेक्ट रिलेशन होता है ZS के सिंक्रोनस इम्पिडेंस से। तो मैं ये कह सकती हूँ हमारा यहाँ पर जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड वो क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, वोल्टेज रेगुलेशन सैचुरेटेड से, वोल्टेज रेगुलेशन सैचुरेटेड, लिख लीजिए सैचुरेटेड, ओके। और मैं ये बोल सकती हूँ वोल्टेज रेगुलेशन अनसैचुरेटेड इज ग्रेटर देन वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअल, यानी कि हमारा इस केस में क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होता है एक्चुअल हमारा वोल्टेज रेगुलेशन से। तो यही बस है, इसी पॉइंट से आप लोगों को क्या करना है, इसे ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। इससे पूछता है इस मेथड से, इसमें हमारा होता है वोल्टेज रेगुलेशन इज ग्रेटर देन वोल्टेज रेगुलेशन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, voltage regulation obtained by this method
is more than the actual value से हमेशा इसमें वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को जब आप कैलकुलेट करेंगे. hence this method is known as pessimistic method. ठीक है, देख लीजिए, स्पेलिंग हो सकता है एक आध मिस्टेक हो, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा. सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस मेथड में हम लोगों को क्या होता है, ज़्यादा मिलता है वोल्टेज रेगुलेशन, इसीलिए इस मेथड को हम पेसिमिस्टिक मेथड बोलते हैं. तो सिर्फ आपको ये इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक से 2-3 चीज़ें ही बस है, उसे ही आपको याद रखनी है. फर्स्ट, द सिंक्रोनस इम्पिडेंस मेथड इज नोन एज EMF मेथड and the drop due to the armature reaction is considered as a drop due to additional leakage reactance. Second point, the third point is that the voltage regulation obtained by this method is greater than the actual value, hence this method is known as the pessimistic method. That's all. इससे ज़्यादा आप लोगों को इससे नहीं पढ़ना है. न्यूमेरिकल अगर आता है तो वो आपकी प्री में कभी भी नहीं आएगा, मेंस में पूछा जाता है सिंक्रोनस इम्पिडेंस कैलकुलेट करने का. ठीक है, तो ये आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा. और कितना पढ़ना है, एग्जाम से ओरिएंटेड ही पढ़ना है आप लोगों को, तो इतना ही डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस मेथड से. सेकेंड हम देखेंगे MMF मेथड, जिसे हम बोलते हैं एम्पियर टर्न मेथड ऑल्सो. तो सेकेंड हेडिंग आप डाल लीजिए, The second method to calculate the voltage regulation is the MMF method, मैग्नेटोमोटिव फोर्स मेथड, और इसे हम बोलते हैं एम्पियर टर्न मेथड. क्योंकि MMF क्या होता है, MMF इज NI मतलब एम्पियर टर्न. देख लीजिए, सेकेंड मेथड में भी हम लोगों को ड्रॉप कंसिडर करना पड़ता है. तो हम बोलेंगे इन दिस मेथड द ड्रॉप ड्यू टू द लीकेज रिएक्टेंस इज कंसिडर्ड एज अ ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन. तो जो है उसको जस्ट ऑपोजिट कर लीजिए. तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, इन दिस मेथड द ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस is considered as a drop due to additional armature reaction. ठीक है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ it means the entire drop is due to the किसकी वजह से हो जाएगा, इज ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन. ठीक है, इतना पहले आप नोट कर लीजिए. यानी कि इसमें हम लोगों को ड्रॉप कंसिडर करना है किसकी वजह से, ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन. एंड वी नो दैट द आर्मेचर रिएक्शन इज अ MMF phenomena. Hence I can say, since the armature reaction is a MMF phenomena, hence this method is also called MMF मेथड. इसलिए इस मेथड को हम MMF मेथड बोलते हैं. ये आपको सेकंड पॉइंट याद रखना है. अंडरलाइन में जिस चीज़ को मार्क कर दे रही हूँ आप उस चीज़ को समझ लीजिए, हमारा मेन पॉइंट है. तो यहाँ पर हम बोलेंगे द आर्मेचर रिएक्शन, द ड्रॉप ड्यू टू द एडिशनल आर्मेचर रिएक्शन मीन्स द एंटायर ड्रॉप इज ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन. एंड आई कैन से द आर्मेचर रिएक्शन इज अ MMF फेनोमेना या फिर फ्लक्स फेनोमेना है हमारा यहाँ पर. Hence this method is known as the MMF method. और इस मेथड में क्या होता है, ये जस्ट पहले वाले का ऑपोजिट है. तो हम ये बोलेंगे इन दिस मेथड, और या फिर लिख लीजिए आप, दी वोल्टेज रेगुलेशन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड
the voltage regulation obtained by this method is less than the actual voltage regulation, hence this method is known as optimistic method। तो बस ये 3-4 चीज़ें ही हैं, इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जेई लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये ऊपर पता होना चाहिए। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगी क्योंकि वो गेट के सिलेबस में आता है, गेट के क्वेश्चन में आता है, और हम यहाँ पर क्या है जेई ओरिएंटेड है, एसएससी खासकर, तो इतना ही चीज़ें आपको सिर्फ इसमें 3 पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, इन दिस मैथड द ड्रॉप ड्यू टू द लीकेज रिएक्टेंस इज considered as a drop due to additional armature reaction, and we can say the entire drop is due to the armature reaction. And also we know that the armature reaction is a flux phenomena, hence this method is also known as the MMF method. The third point is that the voltage regulation obtained by this method is less than the actual value, hence I can say this method is known as the optimistic method। ठीक है, तो ये हमारी पूरी इसका थ्योरी हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इतना अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं तो थर्ड हम मेथड पे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ZPF मेथड। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इतना ही नोट करेंगे, इससे ज़्यादा आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आप डालिए Z0 पावर फैक्टर मेथड। इसमें हम लोगों को, इसे हम पोर्टियर ट्राइंगल मेथड भी देखते हैं, और इसमें हम लोगों को क्या करना रहता है, दोनों मेथड को जब आप कंबाइन कर देंगे तब हमारा पोर्टियर ट्राइंगल मेथड होगा। ठीक है, The third is the zero power factor method। सैचुरेटेड सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड है, बट वो आपको इतने डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन उससे आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये जो बेसिक 3 मेथड है उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। सो थर्ड मेथड इज जीरो पावर फैक्टर, जिसे हम ZPF मेथड बोलते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं पोर्टियर ट्राइंगल मेथड। इसका देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हम लोगों को ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एज वेल एज लीकेज रिएक्टेंस सेपरेटली कंसिडर करना पड़ता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसमें दोनों ही फेनोमेना को कंसिडर किया जाता है, तो ये एक एक्यूरेट मेथड होगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है 3 या 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें से ये मेथड आपका मोस्ट एक्यूरेट मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग द वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो इसमें हम पहले 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है फिर वो मैं बता दूंगी। लिख लेते हैं, इन दिस मेथड the drop due to the armature reaction and drop due to leakage reactance is considered separately, यानी यहाँ पर हम लोगों को सेपरेटली दोनों को कंसिडर किया जाता है ड्रॉप्स। ठीक है, इतना समझ में आया। उसमें क्या होता था, पहले वाले मेथड में हम लोगों को लीकेज रिएक्टेंस को कंसिडर किया जाता था, सेकंड में हम लोगों को कंसिडर किया जाता था आर्मेचर रिएक्शन को, और इस मेथड में हम दोनों ही कंबाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं ड्रॉप ड्यू टू द लीकेज रिएक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड विद अ वोल्टेज फैक्टर, EMF फैक्टर, और इस मेथड से हम लोगों को वोल्टेज रेगुलेशन obtained by this method is near to the एक्चुअल वैल्यू के आसपास ही आती है वैल्यू हमारी वोल्टेज रेगुलेशन की, इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, दिस मेथड इज एक्यूरेट वन।
दिस मेथड इज अ एक्यूरेट मेथड। एक्यूरेट मेथड होता है ये हमारा। अगर आपके क्वेश्चन में ASA मेथड ना दिया रहा, सिर्फ ये 3 या 4 ऑप्शन दिए रहे हैं, तब आपको लगाना है ZPF मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। और इसमें हम लोगों को क्या क्या कंसिडर करना पड़ता है, दिस मेथड रिक्वायर्स ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स। इसीलिए इसका नाम क्या है हमारा ZPF मेथड या फिर पोर्टियर ट्राइंगल मेथड। तो दिस मेथड रिक्वायर्स द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे हम ZPF, और ZPF में हम लोगों ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में प्लॉटिंग की जाती है। तो ये प्लॉटिंग की जाती है हमारा वोल्टेज और फील्ड करंट, टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट, कीपिंग द पावर फैक्टर ZPF, अ प्योर इंडक्टिव लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर टर्मिनल। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए ग्राफ की हेल्प से भी आप समझ लीजिए। ये हो जाएगा हमारा फील्ड करंट। अगर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स आप प्लॉट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, देख लीजिए। ये हमारा हो गया OCC कर्व हो गया ये। और सेकंड हमारा जो ये कर्व है वो है हमारा ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स, जो किसके किसके बीच में प्लॉटिंग की जाती है, टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस द फील्ड करंट, कीपिंग द पावर फैक्टर ZPF। तो यहाँ से जो है हम लोगों को यहाँ एक ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ता है। तो इसी ट्राइंगल को हम बोलते हैं पोर्टियर ट्राइंगल मेथड। ठीक है, पोर्टियर ट्राइंगल मेथड बोला जाता है इसी मेथड को। तो इतना देखिए डिटेल्स में आप लोगों को SSC JEE लेवल का नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ हमारा जो ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू, तो इसे ही हम बोलते हैं पोर्टियर ट्राइंगल। पोर्टियर ट्राइंगल, ठीक है, देख लीजिए पोर्टियर ट्राइंगल। उसके बाद हम लोगों को जैसे कि पता है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला हमेशा कॉमन रहेगा आप लोगों के लिए, V cos फाई प्लस IARA होल स्क्वायर प्लस IA प्लस V sin फाई प्लस माइनस IAXS होल स्क्वायर। प्लस आपको पता है किसके लिए लेते हैं, लैग के लिए लेते हैं, और माइनस हमेशा लीड के लिए लेते हैं। ये फॉर्मूला रियली वेरी इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ से आप वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि V आपको हमेशा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। टर्मिनल वोल्टेज कितना है, हमेशा आपको पावर फैक्टर में मेजर दिया रहेगा। आर्मेचर करंट, जहाँ से भी आप लोड कनेक्ट करते हैं उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना आर्मेचर रिएक्शन। आपके क्वेश्चन में R दिया रहेगा, एक्सेस दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लीजिए E माइनस V अपॉन में V इंटू 100 करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं 100%। ठीक है, तो ये पूरा मेथड हो जाता है। सिर्फ आपको इसमें 2-3 पॉइंट ही याद रखना है। इन दिस मेथड द ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन एंड the drop due to leakage reactance are considered separately. This is the first point. The second point is that the voltage regulation obtained by this method is near to the original value or near to the actual value. So I can say that this is the most accurate method of determining the voltage regulation. The third point is that in this method we require two characteristics, the open circuit characteristics and the ZPF characteristics which I have plotted already. ठीक है, next E का हमारा फॉर्मूला बनेगा और उसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मेथड में सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो इस मेथड से बनता है एक्यूरेट मेथड। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो अमेरिकन स्टैंडर्ड हम लोग मेथड देखे थे हम लोगों ने, अमेरिका ASA मेथड, वो हमारा क्या हो जाता था, देखिए वो उसमें सैचुरेशन भी कंसिडर हम लोग करेंगे, जिसकी वजह से हमारा मोस्ट एक्यूरेट मेथड वही होगा। लेकिन आपको कई बार ASA मेथड ऑप्शन में नहीं गिवन रहता है, आपको सिर्फ ये 2 या 3 या नन ऑफ दिस मेथड बोलेगा, तब उस केस में आप लोगों को ये मेथड को एक्यूरेट मानना है। ठीक है, तो पहले वाले मेथड को क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक मेथड।
सेकेंड वाले मेथड को हम बोल रहे थे ऑप्टिमिस्टिक मेथड, एंड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ठीक है। लास्ट ASA मेथड भी देख लीजिए, और उसके बाद मैं एक सीक्वेंस बता दूंगी कि किसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन होता है और किसमें सबसे कम होता है, बेस्ट कौन सा होता है, सब कुछ। तो बस वो सीक्वेंस आप याद करके जाइएगा, आप लोगों से क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जनरली, अगर पूछेंगे तो न्यूमेरिकल पूछेंगे, अदरवाइज इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बट उतना ज़्यादा मेंस में नहीं आएगा। ठीक है। तो हम बोलेंगे इसमें in this ASA method में the drop due to the saturation is considered, and this is the most accurate method. Second, it is a combination of ZPF and MMF method. Fourth ASA method, इसमें आप लिखिए in this method the effect of saturation is also considered. The effect of saturation is also considered. Hence, this is the most accurate method. This is the most accurate method. क्यों एक्यूरेट मेथड होता है? क्योंकि इसमें हम लोगों को सैचुरेशन भी कंसिडर करते हैं। द इफेक्ट ऑफ सैचुरेशन, या फिर आप बोल लीजिए द ड्रॉप ड्यू टू सैचुरेशन स्लैश। ठीक है। और ये मेथड किसका कॉम्बिनेशन है? दिस मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ZPF एंड MMF मेथड। जब आप MMF मेथड और ZPF मेथड को एक साथ जोड़ेंगे तब हमारा ये मेथड हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे ASA मेथड। अब आपको क्या करना है, वोल्टेज रेगुलेशन आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे किसका ज़्यादा होता है वो देख लेते हैं, फिर सबसे कम किसका होता है वो देख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा MMF मेथड में सबसे कम वोल्टेज रेगुलेशन आता है, उसके बाद हमारा ZPF मेथड आता है, उसके बाद हमारा ASA मेथड आता है, फिर सैचुरेटेड सिंक्रोनस मेथड आता है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, और उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारा होता है EMF मेथड में वोल्टेज रेगुलेशन। इसलिए इस मेथड को हम लोग पेसिमिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। तो ये कुछ नोट पॉइंट है, यहाँ पर आप नोट पॉइंट करके डाल लीजिए। कई बार आपके क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग में आपको सीक्वेंस पूछ लेगा, देख लीजिए। वोल्टेज रेगुलेशन इन असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े में हम लोगों को देखना है। तो फिर से मैं देखिए बता दे रही हूँ, MMF द वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेटेड बाय द MMF मेथड इज least, while the voltage regulation calculated by EMF method is the most. Hence this method is known as pessimistic method and this method is known as optimistic method, whereas ZPF method consider the effect of leakage, reactance and armature reaction separately. So I can say that this is the accurate method because the voltage regulation obtained by this method is near to the actual value. And in ASA method we considered the drop due to the saturation also, hence this is the most accurate method. लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन में ना दिया गया हो, ये आपको लगाना है एक्यूरेट मेथड। तो देख लीजिए ये पूरा हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको प्री में भी देखने को मिल सकता है और कई बार आपको मेंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पूरे हमारे न्यूमेरिकल पार्ट का। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।